वेलकम ऑन दिस लेक्चर। आरएस मैथ्स आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी का लेक्चर 4 है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आरएस मैथ्स का जो उत्तर है उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि आरएस मैथ्स में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो 2 मार्कर, एक 5 मार्कर और एक 10 मार्कर। और इन तीनों क्वेश्चन की में अलग-अलग प्रारूप होता है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का जो आंसर फॉर्मेट होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो स्टैंडर्ड आंसर फॉर्मेट होता है, इसमें 3 चीज़ होती है। एक तो इंट्रोडक्शन, एक होती है दोस्तों मेन बॉडी, एक होता है कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम कोई भी आंसर देते हैं तो उसको परिचय लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद उसका मुख्य पाठ लिखते हैं और उसके बाद उसका उपसंहार लिखते हैं, कंक्लूजन करते हैं, ठीक है? अब अपन वर्ड लिमिट के हिसाब से जो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं सभी का देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 मार्कर। तो दोस्तों, 2 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर फॉर्मेट ये होना चाहिए कि मान लो यहाँ कोई क्वेश्चन है एक्स वाई जेड। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर लिखने के लिए 4 लाइन मिलती है। 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में छोटा सा इंट्रो लिख सकते हैं और बाकी जो आंसर का मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, वो आप बाकी की 3 लाइनें लिख सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों आपको देखिए 2 मार्कर का आंसर कैसे देना होता है, इसके लिए आपको क्या-क्या अप्लाई करना पड़ता है। 2 मार्कर के आंसर में दोस्तों आपको सीधे-सीधे फैक्ट लिखने होते हैं, सीधी-सीधी डेफिनेशन देनी होती है। अगर कोई नाम पूछा गया है तो सीधा-सीधा नाम बताना होता है। यहाँ 2 मार्कर में दोस्तों कोई भी प्रकार का तुक्का, गेस, ब्लफ, फ्लूक या रील नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ सीधा-सीधा फैक्ट होना चाहिए। आप 2 मार्कर में 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें लेस डेप्थ होनी चाहिए और मोर विड्थ होनी चाहिए। यानी कि आप एक जो बिंदु है, एक जो पॉइंट है, जैसे पॉइंट नंबर 1, तो आप इसकी ज़्यादा गहराई मत लिखो, लेकिन आप ज़्यादा संख्या में पॉइंट लिख सकते हो। इसलिए लेस डेप्थ और मोर विड्थ, कम गहराई और ज़्यादा विस्तृत होना चाहिए। राइट व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है थीम वही लिखिए, फालतू की बातें नहीं लिखिए। लिंक विद करंट इम्पॉसिबल, अगर संभव है तो करंट के साथ इसको लिंक कीजिए और मैप और डायग्राम बना सकते हैं। अब दोस्तों, करंट के साथ लिंक कैसे करना होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2013 में एक क्वेश्चन आया था, नुब्रा वैली। व्हाट इज नुब्रा वैली? नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी क्या है? नुब्रा घाटी क्या है? ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, नुब्रा घाटी क्या है, इसमें आपको एक लाइन में इंट्रो देना था कि नुब्रा घाटी लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब इसके कुछ पॉइंट लिखने थे कि नुब्रा घाटी है, ये सिंधु की सहायक श्योक नदी की सहायक नदी है और इस घाटी का प्रयोग भारतीय सैनिक सियाचिन जाने के लिए करते हैं। तीसरा बिंदु आपको लिखना होता है कि जो सियाचिन में जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, उसमें नुब्रा घाटी ने विशेष महत्व निभाया था। अब इसको करंट से लिंक कैसे करना है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था 2013 वाला जो मैच था, जो अप्रैल 2016 में हुआ था। अप्रैल 2016 में और फरवरी 2016 में सियाचिन में नुब्रा घाटी में एक सैनिक था, हनुमंतप्पा। हनुमंतप्पा, ये सैनिक दोस्तों 6 दिन तक बर्फ के नीचे दबा हुआ मिला था। निकला तो जीवित था, लेकिन बाद में इसकी डेथ हो गई थी, शहादत हो गई थी। तो आप इसको करंट से लिंक कर सकते हैं कि हाल ही में नुब्रा वैली में, नुब्रा घाटी में हनुमंतप्पा नामक सैनिक बर्फ के नीचे दबा हुआ मिला, ठीक है? तो ये करंट का जो है आप लिंक कर सकते हो। अब उसने देखो पूछा कि नुब्रा घाटी कई दिनों तक न्यूज़पेपर में चला था, जब हनुमंतप्पा के बारे में न्यूज़पेपर में आ रहा था। तो आप देखेंगे हर एग्जाम में, हर बेंच में लोकेशन बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। जैसे जब 2013 में हुआ था तो नुब्रा घाटी पूछा था, ओरिजिन मोरेल पूछा था, डिएगो गार्सिया कॉन्फ्लिक्ट पूछा था, ठीक है? जितने भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है किसी न किसी कारण करंट में चर्चित रहते हैं। तो इसमें 2 मार्कर में आप पॉसिबल हो तो करंट से लिंक कर सकते हैं। आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं दोस्तों। आप ऐसे करके और जम्मू कश्मीर लद्दाख का बना के यहाँ लिख सकते हैं नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, ठीक है?
तो इतना भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली आपको 2 में से 2 या 2 में से डेढ़ तो देगा देगा। ठीक है दोस्तों? इतना तो आपको देगा ही देगा। ठीक है? अब बात करते हैं हम 5 मार्कर की। तो 5 मार्कर में दोस्तों जो फॉर्मेट होना चाहिए वो ऐसा है, एक तो आपको इसमें आपको टोटल 8 लाइन मिलती है। कितनी लाइन? 8 लाइन मिलती है दोस्तों। अब इसमें आप 1 लाइन में, डेढ़ लाइन में इंट्रो लिख सकते हैं। ठीक है? फिर 1 लाइन में लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं, 1 या डेढ़ लाइन में, और बाकी की 5-6 लाइन है उसमें आप मेन बॉडी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या-क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या-क्या इंक्लूड करना पड़ता है? इसमें भी दोस्तों आपको फैक्ट, डेटा, डेफिनेशन लिखनी है। इसमें थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हैं, थोड़ा बहुत गेस लगा सकते हैं, ठीक है? और इसमें 9 से 10 पॉइंट होने चाहिए। मीडियम डेप्थ होनी चाहिए, मीडियम विड्थ होनी चाहिए। ना तो आंसर ज़्यादा गहरा होना चाहिए, ठीक है? और ना ही ज़्यादा विस्तृत होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? राइट व्हाट इज़ आस्क्ड, कोर थीम है, वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है। इसका आप आस-पास का जो बफर एरिया है, उसमें लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों? लिंक विद पास्ट एंड करंट है। अगर प्रोसीजर हो तो पास्ट और करंट से आप लिंक कर सकते हैं। मैप डायग्राम बनाना पड़ते हैं आपको, वो बनाने ही है। कोई स्कीम, पॉलिसी, प्लान, इंडेक्स, रिपोर्ट आपके ध्यान में आ रहा है तो आपको लिखना ही होता है। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारे जो 5 मार्कर है, अगर आप इतना कर देते हैं तो आपका आंसर बहुत बेटर होगा। ठीक है? अब बात करते हैं हम 10 मार्कर की। तो दोस्तों 10 मार्कर मार्कर का जो फॉर्मेट है वो ये है कि एक तो इंट्रो, वही मेन बॉडी और कंक्लूजन। 10 मार्कर में दोस्तों 16 से 18 लाइन मिलती है आपको, और इसमें आप देखो 10 से 15% आप इंट्रो लिखो, 10 से 15% इंट्रो, 10 से 15% आप लिखो कंक्लूजन, और बाकी का 70-80% आप लिखो मेन बॉडी। ठीक है दोस्तों? अब इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं फैक्ट, डेटा, डेफिनेशन, तुक्का मार सकते हैं थोड़ा बहुत, कि आपको कोई एक बिंदु, दो बिंदु ध्यान नहीं आ रहे हैं तो आप गेस करके लिख सकते हैं। टोटल बिंदु कितने होने चाहिए? 17 से 18 पॉइंट होनी चाहिए। मोर डेप्थ एंड मोर विड्थ, ज्यादा गहराई भी होनी चाहिए और ज्यादा विड्थ भी होनी चाहिए। राइट व्हाट इज आस्क्ड, वही बात है, कोर थीम तो लिखनी लिखनी है। ठीक है? लिंक विद पास्ट एंड करंट, मैप डायग्राम बनाने हैं, स्कीम, पॉलिसी, प्लान, इंडेक्स, रिपोर्ट, सब लिखने हैं। ठीक है? अब आगे अब डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन में अपन क्या-क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में देखो आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, सीधी-सीधी परिभाषा। कोई कोट्स, कोई स्टेटमेंट, कोई स्लोगन, कोई मोटो, कोई टैगलाइन, ठीक है? आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, हाल ही में इकोनॉमिक रिव्यू का या बजट का कोई डेटा है, वो लिख सकते हैं। कोई बैकग्राउंड है, कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, कोई ऐतिहासिक संदर्भ है, कोई करंट इश्यू है, कोई इवेंट है, कोई खबरों में चल रहा है, अगर कोई न्यूज तो खबरों में क्यों है, ये लिख सकते हैं। कोई स्कीम, कोई पॉलिसी, प्रोग्राम, रिपोर्ट, इंडेक्स, आर्टिकल, लोग, इनमें से आप लिख सकते हैं। कोई टाइमलाइन लिख सकते हैं, कोई क्रोनोलॉजी लिख सकते हैं, कालानुक्रम। ओपन स्टेटमेंट, खुला बयान लिख सकते हैं। ठीक है? जैसे कोई भी पूछ ले आपसे, कहा जाए कि हाल ही में मोदी जी ने अपने एक वक्तव्य में ये कहा, तो एक खुला स्टेटमेंट है, एक ओपन स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं कि मेन बॉडी में क्या लिखे। अब देखो दोस्तों, मेन बॉडी जो सबसे इम्पोर्टेंट आंसर का पार्ट है, मेन बॉडी है, और ये आपकी कोर थीम होती है आंसर की। ठीक है? अब इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि मेन बॉडी लिखने से पहले आपको एड्रेस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो प्रश्न की मांग है वो आपको पता करनी पड़ेगी। फिर ब्रेन स्टोर द कंटेंट, कि जो कंटेंट है उसका मंथन करना पड़ेगा, आपको मन ही मन सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग में फ्रेम बनानी पड़ेगी कि इस आंसर में मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ। फिर स्ट्रक्चर द कंटेंट, जो आपका कंटेंट है उसमें एक स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर का मतलब है कि मान लो आपके पास किसी टॉपिक के लिए 200 वर्ड्स है, क्या है? 200 वर्ड्स है, लेकिन आपको लिखने 100 वर्ड्स है इतनी दूरी में, तो आप उसको स्ट्रक्चर करो कि 100 वर्ड में मैं क्या छोड़ दूंगा और क्या लिखूंगा। ठीक है दोस्तों? यूज बॉक्स, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, हेडिंग और सब हेडिंग में आप डिवाइड कर सकते हैं। राइट एवरी पार्ट ऑफ द आंसर, आंसर है उसका जो सभी पार्ट है वो लिखिए, जैसे कजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कारण, उसकी विशेषताएं, उसके प्रभाव, उसका महत्व, चुनौतियां, उद्देश्य, सभी के सभी आप इंक्लूड कर सकते हैं। राइट इन द मल्टी डायमेंशन, बहुआयाम में लिखे, आप उसके एस्पेक्ट बताइए, डायमेंशन बताइए, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल,
इकोलॉजिकल, सोशल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने आप आयाम बता सकते हैं उतने आयाम बताइए। यूज बुलेट पॉइंट्स। तो दोस्तों एक स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि स्टूडेंट पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में ना लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। आप इसके लिए देखो क्रमांक डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। डैश लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, एल शेप एरो लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं। कुछ भी एक सिंपल यूज कीजिए और बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों। यूज डायग्राम में फ्लो चार्ट, माइंड मैप, टेबल, जितना हो सके। पिछली बार आप आपसे पूछा गया था 2021 में एमएसएमई। तो एमएसएमई में जैसे मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज। अब इसमें क्या पूछा था दोस्तों, एक तो इन्वेस्टमेंट पूछा था और एक पूछा था टर्नओवर। ठीक है, तो आप ऐसे एक टेबल बना के आंसर दे सकते हैं। इससे क्या है, एक क्लियरली विजिबल होगा और एग्जामिनर के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों कंक्लूजन में देखो, आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, आपका वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या है। अगर कोई जैसे आपसे पूछ लिया गया कि भारत में एग्रीकल्चर की समस्याएं बताइए, तो आपने एग्रीकल्चर की समस्याएं बता दी, आपने सामाजिक बता दी, राजनीतिक बता दी, आर्थिक बता दी, एडमिनिस्ट्रेटिव बता दी, प्रशासनिक बता दी, सारी बता दी। लेकिन आप जब कंक्लूजन लिखेंगे तो आगे का रास्ता बताएंगे कि भाई ये बातें तो हो रही है, लेकिन ये और करना चाहिए। ठीक है, आप सजेशन दे सकते हैं, जो भी आपको लगे कि ये चीज इम्पैक्टफुल है, उसके लिए सजेशन दे सकते हैं। आपका जो कंक्लूजन है फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए। यानी आपकी जो अप्रोच है वो एक निराशावादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो एक बिल्कुल आशावादी अप्रोच होनी चाहिए, एक आदर्शवादी अप्रोच होनी चाहिए, और एक बिल्कुल यथार्थवादी भी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल सत्य ही कह दो वहां पर। ठीक है, आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है या कोई ऐसा प्लान है, स्कीम है, जिसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको है बिल्कुल आदर्शवादी बात करनी है वहां पर। ठीक है। एक दोस्तों, आप कोई स्लोगन, कोट, स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लिंक विद हिस्ट्री एंड करंट। ठीक है दोस्तों, आप किसी हिस्ट्री या करंट से भी लिंक कर सकते हैं। कोई इनिशिएटिव हो, प्रोजेक्ट हो, स्कीम हो, पॉलिसी हो, एसडीजी गोल हो, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और बैलेंस क्लोज स्टेटमेंट, संतुलित समापन वक्तव्य आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कंक्लूजन है। अगर आप ये सब बातें ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन लिखते हैं, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आपके जैसे कुछ सब्जेक्ट है उनके कुछ कंक्लूजन है वो आप एडवांस में लिख के और अपने पास रख लें। ज्यादा नहीं तो आपके पास 10 से 15 कंक्लूजन और 10 से 15 आपके इंट्रोडक्शन होने ही चाहिए। ठीक है। आप उसमें कुछ स्कीम्स, प्लान, पॉलिसी वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई करंट फैक्ट डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्लोगन, कोई स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, और आप उनको लिख के अपने पास रख लीजिए और आप उनको याद कर लीजिए। और जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, तुरंत उनको अप्लाई कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट ए बेटर आंसर। और उस वो वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि एक अच्छा आंसर जिसमें अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं वो कैसे लिखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।